अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज 3 डेज़ ऑफ लेने के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद हम दोबारा से अपनी क्लासेस को स्टार्ट करने लगे हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ईरान यूएस टेंशन। मतलब इस सारे एडिटोरियल में वो यही बात कर रहा है कि इनके दरमियान में क्या टेंशन चल रही है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये वीडियो खाली उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो सिर्फ अपने एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। ये हर उस पर्सन के लिए है जो कि अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है। इवन दो अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो तो आपको वहाँ पे भी ये वाली चीज़ें काम आएंगी, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली देखा है कि जब आप ऑफिस में काम करते हो वहाँ पे आपको ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स रीड करने पड़ते हैं जो उस टाइम आपको समझ ही नहीं आते कि ये किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, क्या ये चीज़ें हैं। तो तब भी ये चीज़ें जो हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं, क्योंकि आप यूज़ टू हो जाते हैं ना इसको डेली पढ़ पढ़ के। आपको पता है कि ऐसे सेंटेंसेस में मीनिंग कैसे निकालना है। तो ये क्लास सबके लिए, हर उस पर्सन के लिए जो अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहता है। तो चलें अब इसको स्टार्ट करते हैं। द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थ्रेड्स, कहता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की जो थ्रेड्स हैं मतलब जो वार्निंग्स हैं। अच्छा, कौन सी वार्निंग्स? कहता है एम्ड एट, जो निशाने पर है। किसके? कौन इनके निशाने पर है? ईरान। मतलब इसकी जो थ्रेड्स है, इसकी जो वार्निंग्स है वो किसको निशाना बना रही है? ईरान को। कहता है डू नॉट बोट वेल फॉर ग्लोबल पीस। कहता है ये जो थ्रेट्स है ना, ये जो वार्निंग्स है, ये बोट वेल नहीं करती ग्लोबल पीस के लिए। बोट वेल क्या चीज़ होती है ये मैं अभी इस सेंटेंस के बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एंड अनलेस, अब इसने अनलेस लगाकर एक कंडीशन लगाती है। कहता अनलेस, जब तक वाशिंगटन चेंजेस इट्स हार्श टोन। कहता जब तक वाशिंगटन जो है अपनी हार्श टोन को चेंज नहीं कर लेता, मतलब ये जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव लैंग्वेज यूज करता है, जब तक वो इसको यूज करना बंद नहीं कर देता। कह रहा अ न्यू, एक नया एंड डिस्ट्रक्टिव कन्फ्रंटेशन। तो कहता एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि न्यू भी होगा और डिस्ट्रक्टिव भी होगा। मतलब बहुत ही सीरियस कॉन्फ्लिक्ट और फाइट की बात कर रहा है। इन द मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट में इज वेरी लाइकली, कहता बहुत चांसेस हैं कि ऐसा कोई कन्फ्रंटेशन, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी फाइट जो है वो होगी। अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। ये सब्जेक्ट है हमारा और इसकी जो वर्ब है वो ये पड़ी हुई है, डू नॉट बोट वेल। और ये जो एम्ड एट नज़र आ रहा है ना, ये असल में पास्ट पार्टिसिपल है। वो हमें बता रहा है ये कौन सी थ्रेड्स हैं, कौन सी वार्निंग्स हैं। ये वो वार्निंग्स हैं जिनका इशारा किन की तरफ है, निशाना किन की तरफ है? ईरान की तरफ है। तो हमारी जो सेंटेंस है ना, इसके अंदर ही आज के हमारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, लेकिन अभी नहीं, इसको एंड पे जब ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है तब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक ये है अनलेस, कि अनलेस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? अनटिल हो गया, अनलेस हो गया, ठीक हो गया। और दूसरी चीज़ ये एम्ड एट क्या चीज़ है, ये वाली चीज़ भी हम देखेंगे आज, लेकिन जब ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो जाएगा तब इसको देखेंगे। उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब पड़ी हुई है। उसके बाद ये सब्जेक्ट है और ये जो है ये लिंकिंग वर्ब यहाँ पे पड़ी हुई है कि ऐसी कन्फ्रंटेशन जो है वेरी लाइकली, मतलब बहुत चांसेस है ऐसी कन्फ्रंटेशन होगी। अच्छा, अब इसने यहाँ पे लिखा है बोट वेल। ठीक है, बोट वेल का मतलब क्या होता है? देखो, एक होता है बोट इल और एक होता है बोट वेल। जो बोट इल होता है ना, इसका मतलब है बुरा इशारा देना। बोट वेल का मतलब होता है अच्छा इशारा देना। अब ये वाली जो थ्रेड्स हैं ये डू नॉट बोट वेल, ये अच्छा इशारा नहीं देती। किसके लिए? ग्लोबल पीस के लिए। बोट का मतलब ही यही होता है इंडिकेट करना, फोरटेल करना, इशारा देना, प्रिडिक्ट करना, पेशन गोई करना। हार्श का मतलब क्या है? स्वीयर, टफ, स्ट्रिक्ट, जिसको कहते हैं ये बहुत ही सख्त रवैया। आप ये समझ लो, हार्श टोन की बात कर रहा है। और कन्फ्रंटेशन क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्लैश होता है, डिस्प्यूट होता है, झगड़े को कहते हैं। अब वो कह रहा है डोनाल्ड ट्रम्प हैड रिटर्न टू द ईरानियन लीडरशिप अर्ली लास्ट मंथ। कहता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है ना वो लिख चुका है ईरानियन लीडरशिप को। कब? अर्ली लास्ट मंथ, मतलब पिछले महीने की शुरुआत में ही वो लिख चुका है इनको। फिर कोमा, कहता आस्किंग, आस्क करते हुए, रिक्वेस्ट करते हुए। किसकी? तेहरान की।
टू रिज्यूम टॉक्स, कि वो फिर से शुरू करें किसको, टॉक्स को, बातचीत को। अच्छा, किसके ऊपर, ऑन द न्यूक्लियर इशू, इस इशू के ऊपर। अच्छा देखो, ये वाला जो सेंटेंस है ना, यहाँ से यहाँ तक है, ये पहला सेंटेंस है, उसके बाद कॉमा है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मतलब दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं। दो एक्शन एक साथ हो रहे हैं मतलब क्या है, मतलब ये है कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो था ना, आप इसको ना 2 सेंटेंसेस इजीली बना सकते थे। अगर आप अपना सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट करते और इस कॉमे की जगह पे फुल स्टॉप डालते, उसके बाद आप दोबारा डोनाल्ड ट्रंप लिखते और लिखते वॉज आस्किंग तेहरान टू रिज्यूम दिस थिंग, जो भी यहाँ पे मेंशन है। इस तरह से करके आप 2 सेंटेंसेस इजीली बना सकते थे। अब उसने क्या किया, उसने एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट मेंशन किया, फिर कॉमा, फिर उसने प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो वाले सेंटेंस को कवर कर दिया है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, V1 + ing, जैसे यहाँ पे आस्किंग हुआ है। तो इस तरह से करके इसने एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस बना दिया ताकि हमारे सब्जेक्ट को बार बार रिपीट ना करना पड़े, इसलिए। अच्छा, अब वोकैब चेक कर लेते हैं। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, रिज्यूम का मतलब होता है रीस्टार्ट करना, रिकमेंस करना, रीन्यू करना, फिर से स्टार्ट करना, दोबारा शुरू करना। अब वो कह रहा है हाउएवर, ताहम, फिर कॉमा, कहता ही ऑल्सो थ्रेटन टू अटैक ईरान, उसने थ्रेटन किया, मतलब यहाँ पे वो ये बात कर रहा है कि उसने यहाँ पे उसको वार्निंग दी, किस चीज़ की, कि वो अटैक करेगा ईरान को इफ़ इट फेल टू कंप्लाई, कि अगर वो नाकाम होता है कंप्लाई करने के लिए, मतलब अगर वो फॉलो नहीं करता, उनकी रिक्वेस्ट को ओबे नहीं करता, तो क्या होगा, तो ये वाली चीज़ जो है वो होगी। अब ये सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब है, उसके बाद इफ़ कंडीशन उसने लगाई है और उसने बताया है कि अगर ये वाली जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होती तो फिर ये वाला रिजल्ट इनको देखने को मिलेगा। कंप्लाई करने का मतलब क्या होता है, कंप्लाई का मतलब होता है ओबे करना, फॉलो करना, एडहेयर करना, कंफर्म करना, मतलब तमील करना, उस चीज़ की इताअत करना। ओवर द वीकेंड कहता है ड्यूरिंग द वीकेंड, मतलब वीकेंड के दौरान द यूएस प्रेसिडेंट अगेन रेटेड अप द थ्रेट्स, जो यूएस प्रेसिडेंट थे उसने बढ़ा दिया किस चीज़ को, थ्रेट्स को। फिर कॉमा, सेइंग दैट, ये कहते हुए कि इफ ईरान डिडंट रिटर्न टू द टेबल, कि अगर जो ईरान है वो दोबारा बातचीत नहीं स्टार्ट करता, देयर विल बी बॉम्बिंग, तो क्या होगा, बॉम्बिंग होगी। फिर यहाँ पे डॉट 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 नजर आ रहे हैं कि मतलब इसके बाद इसने कोई और बात भी कही थी, अब वो उसने यहाँ पे मेंशन नहीं की। कहता द लाइक्स ऑफ विच, मतलब इस तरह की, दे हैव नेवर सीन बिफोर, जो उन्होंने पहले कभी ना देखी हो। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस है। अच्छा, द लाइक्स ऑफ का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है इस तरह के, मतलब इस तरह के या उस तरह के, तो ये वो वाले मीनिंग देता है। इसने यहाँ पे यूज़ किया वर्ड रैचेट अप। रैचेट अप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एस्केलेट करना, इंक्रीज करना, इंटेंसीफाई करना, हाइटन करना। इन सब का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कर देना, किसी चीज़ को तेज़ कर देना, किसी चीज़ को बढ़ा देना। यहाँ पे डिडंट रिटर्न टू द टेबल का मतलब क्या है, ये निगोशिएशन की बात कर रहा है, ये डिस्कशन की बात कर रहा है, मीटिंग्स की बात कर रहा है, टॉक्स की बात कर रहा है। ऊपर इसने डायरेक्ट वर्ड टॉक्स यूज़ किया था, अब उसने यहाँ पे इस तरीके से अपना सेंटेंस सामने रखा है। और इन्वर्टेड कॉमर्स में मतलब ये सारी की सारी उसके मुंह से निकली हुई बातें हैं। कहता द थ्रेड डिडंट गो डाउन वेल इन तेहरान। अब वो कह रहा है ये जो थ्रेड थी ना, डिडंट गो डाउन वेल, देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ थी, उसको किसी दूसरे के ज़रिए ना उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, मतलब उसको लाइक नहीं किया गया। तो अब वही कह रहा है, इसने ये जो थ्रेड दी थी ना, ये इनको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी तेहरान को। कह रहा विद ईरानियन सुप्रीम लीडर आयातुल्ला अली खमीनी स्टेटिंग, कहता जो कि स्टेट कर रहे थे, बयान कर रहे थे इन हिज ईद सरमन, इस मौके पर दैट ये कि एन अमेरिकन अटैक वुड रिसीव, के अमेरिकन जो अटैक होगा वो रिसीव करेगा किस चीज़ को, अ स्ट्रॉन्ग रेसिप्रोकल ब्लो, मतलब अमेरिका को एक ज़बरदस्त जवाबी हमला मिलेगा। तो ये उसने बात बोली थी अपने ईद सरमन में। अब ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। गो डाउन वेल क्या होता है ये मैं भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। और उसके बाद ये हमारा सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब लगी हुई है यहाँ पे। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जवाबी। कह रहे दीज डेवलपमेंट्स, कहता ये जो डेवलपमेंट्स हैं ना, ये जो रीसेंट एक्शंस हैं, जो इवेंट्स हैं, कहता कुड सिंपली बी व्यूड एज, कहता इनको सिर्फ देखा जा सकता है एज किसके रूप में, पोस्टरिंग, कि ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं है।
अंडर ट्रम्प्स मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन, कहता है इसकी जो ट्रम्प की जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन है, ये जो स्ट्रेटजी है, मतलब जिसके तहत ये बहुत ज़्यादा प्रेशर डालता है, मतलब प्रेशर किस तरह का डालता है, मतलब ये कहता है कि सैंक्शंस लग जाएंगे, थ्रेट्स लग जाएंगे, ताकि जो ईरान है वो अच्छे तरीके से बिहेव करने लग जाए। तो कहता है इसको ना सिर्फ देखा जाएगा पोस्चरिंग के तौर पर, मतलब दिखावे के तौर पर। कौन सी कैंपेन, कहता है डिज़ाइन, कहता है जो कि डिज़ाइन की गई है टू ब्रिंग द ईरानियंस टू हील, मतलब जो कि डिज़ाइन की गई है सिर्फ और सिर्फ ईरानियों को काबू में लाने के लिए। अब ये समझ लो। तो अब हमारा ये सब्जेक्ट है और कुड बी व्यूड एज, ये मॉडल का पैसिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। कुड, उसके बाद बी, फिर उसके बाद V3, कुड बी व्यूड एज, कि उसको देखा जा सकता है इस रूप में। अब इसकी वो कैप देखते हैं। अच्छा, डेवलपमेंट्स का मतलब होता है जो चेंजेस हो रही हैं, ठीक है, जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो एडवांसमेंट्स भी हुई हैं, जो प्रोग्रेस हुई है, या जो भी सूरत हाल है, जो होने वाली चीज़ें हैं, जो तब्दीलियां हैं। पोस्टरिंग का मतलब क्या होता है, मतलब ये जो है ना सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ठीक है। पोस्टरिंग का यहाँ पे मतलब समझ लो दिखावा। और उसके बाद ये जो है ना ब्रिंग टू हील, इसका मतलब क्या होता है, ब्रिंग टू हील का मतलब होता है किसी को काबू में लाना या किसी को झुकने पर मजबूर कर देना। किसी को काबू में क्यों लाना, ताकि वो आपकी जो बात है उसको फॉलो करे, उसको ओबे करे। अब वो कह रहा है हाउएवर, ताहम द अकम्पनिंग मिलिट्री मूव्स स्पेल ट्रबल, कहता इसके साथ साथ ये जो अकम्पनिंग मिलिट्री मूव्स हो रही है ना, मतलब ये वाले जो एक्शंस हैं जो मिलिट्री के जरिए लिए जा रहे हैं, कहता ये जो चीज़ है ये स्पेल करती है, ये सिग्नल देती है किस चीज़ का, ट्रबल का, प्रॉब्लम्स का, डिफिकल्टीज का। अकम्पनिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टुगेदर विद, हैपनिंग अलोंग विद, मतलब ऊपर तो आपने जो बातें की हैं उसके साथ साथ ये वाला सब कुछ भी हो रहा है वहाँ पे। स्पेल का मतलब होता है इंडिकेट करना, फोरटेल करना, मतलब बताना, इशारा करना, किस चीज़ का, ट्रबल यहाँ पे मेंशन है। कहता फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, कहता द अमेरिकन बॉम्बिंग कैंपेन, कहता ये वाली जो इसकी कैंपेन है, ये जो इसकी स्ट्रेटजी है, अगेंस्ट किसके खिलाफ, इनके प्रो ईरान होदीज इन यमन, इनके खिलाफ, कहता इज बीइंग सीन, इसको देखा जा रहा है एज अ मैसेज, एक मैसेज के रूप में। मैसेज किसको, टू तेहरान को। वाइल, कहता जबकि द US इज डिस्पैचिंग एन अदर एयरक्राफ्ट कैरियर टू द रीजन, कहता जो US है वो डिस्पैच कर रहा है, वो भेज रहा है किस चीज़ को, बहुत बड़े जंगी बहरी जहाज को। कहाँ पे भेज रहा है, ये इसने टू लगा के बताया। कहता अलोंग विद, साथ ही साथ, असम्बलिंग मोर बॉम्बर्स, मतलब जमा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, किसको, मोर बॉम्बर्स को, मतलब ज़्यादा जंगी जहाज जो बमबारी के लिए होते हैं ना उनको। ऑन ईरान पेरिफेरी, मतलब ईरान की सरहदों के आसपास। तो अब यहाँ से यहाँ तक हमारा सेंटेंस बना हुआ है। अब ये हमारा सब्जेक्ट है द अमेरिकन बॉम्बिंग कैंपेन, ये पूरे का पूरा हमारा सब्जेक्ट है इज बीइंग सीन, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव बना है। इज बीइंग सीन, इसको ऐसे देखा जा रहा है, कैसे देखा जा रहा है ये आगे उसने मेंशन कर दिया है। फिर यहाँ पे ये सब्जेक्ट है इज डिस्पैचिंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगा है कि वो डिस्पैच कर रहा है, मतलब भेज रहा है, किसको भेज रहा है वो आगे इसने मेंशन कर दिया। और फिर कोमा, फिर इसने यहाँ पे प्रपोजिशनल फ्रेज डाली है अलोंग विद असेंबलिंग, ये और ये। असेंबलिंग का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है गैदरिंग, कलेक्टिंग, पुट टुगेदर करना, इकट्ठा करना, जमा करना। डिस्पैच का मतलब क्या होता है, सेंड करना, डिलीवर करना, भेजना। अक्सर आप कहते नहीं है कि मेरा पार्सल डिस्पैच हो गया कि नहीं हुआ, तो डिस्पैच का मतलब यही है कि क्या उसको सेंड कर दिया गया, क्या उसको डिलीवर कर दिया गया। पेरिफेरी का मतलब क्या है, अराउंड द बॉर्डर, सरहद के आसपास। पेरिफेरी बोलते ही बाउंड्री को है ना, एज को, आउटस्कर्ट को। इवन अ स्लाइट मिसकैलकुलेशन, वो कह रहे हैं यहाँ तक कि एक हल्की सी मिसकैलकुलेशन का मतलब है गलती, एक छोटी सी जो गलती है ना, इन सच कंपस्टिबल कंडीशंस, ऐसी सूरत हाल में जो कंपस्टिबल है, मतलब जो बहुत ही टेंस है, जो किसी तरह से भी, मतलब ये समझ लो कि ना बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकती है। कुड लीड टू, कहता वो लेकर जा सकती है इमेंस डेवास्टेशंस, बहुत बड़ी तबाही की तरफ, सीरियस डैमेज की तरफ। और ये हमारा अब सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब लगी हुई है, मॉडल वर्ब इसने यूज़ किया है क्योंकि ये पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है कि ये जो चीज़ है मिसकैलकुलेशन है, कुड लीड टू,
कि लेकर जा सकती है, बहुत सारे चांसेस हैं। इमेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मैसिव, ह्यूज, बहुत बड़े। और डेवस्टेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, ruin, इन कैटेस्ट्रॉफी, इस सब का मतलब होता है तबाही की तरफ, नुकसान की तरफ। और मिस कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिस्टेक, गलती। अब यहाँ तक हमारा फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऊपर रह गए थे, अब हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि इसमें इसने अनलेस का भी इस्तेमाल किया है और इसके साथ साथ इसने एम्ड एट का भी इस्तेमाल किया है। तो ये चीज़ें जो हैं अभी देख लेते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे अनलेस और अनटिल। ये क्या चीज़ें होती हैं? देखो, अनलेस और अनटिल ये सारे के सारे किसी चीज़ को बताते हैं, किसी कंडीशन की बात करते हैं, किसी शर्त की बात करेंगे। जो अनलेस होता है ना, इसके अंदर एक कंडीशन छुपी होती है, ये एक्शन ओरिएंटेड होता है। मतलब इसके अंदर जो शर्त रखी जाएगी उसमें कोई एक्शन छुपा होगा। और जो अनटिल होगा ना, वो टाइम के बारे में बात करता है, मतलब टाइम ओरिएंटेड होगा। इसका जो फोकस होगा वो किसकी तरफ होगा? टाइम की तरफ होगा। वो यही बात करेगा कि जब तक 10 नहीं बज जाते ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो ये जो 10 नहीं बज जाते जिसमें टाइम आएगा, उसके लिए आप अनटिल का इस्तेमाल करोगे। और अनलेस जो है ना, वो शराइत की बात करता है कि जब तक वो मुझे कॉल नहीं करेगी मैं उसको कॉल नहीं करूँगा। तो यहाँ पे जो है एक्शन की बात हो रही है। एक्शन जो है वो एक शर्त के तौर पर यहाँ पे रखा जा रहा है। एक और चीज़ जो है वो याद रखिएगा, अनलेस और अनटिल जो होते हैं ना, इनके अंदर ही ना के मीनिंग शामिल होते हैं। मतलब ये इसी तरह से बात करते हैं, जैसे ये देखें, यू कांट सक्सीड, तुम कामयाब नहीं हो सकते अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करते ना तब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे अनलेस यू स्टडी, जब तक तुम स्टडी नहीं करते, मतलब जब तक तुम स्टडी नहीं करोगे तुम फेल हो जाओगे। तो ये जो अनलेस यू स्टडी है ना, इसमें जो ना है वो ऑलरेडी छुपा हुआ है, और इसमें भी जो ना का मीनिंग है वो ऑलरेडी छुपा हुआ है। अनटिल और अनलेस के बाद आप कभी भी डोंट, डजंट, डिडंट इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक हो गया। इसी तरह से अनटिल को देखें, यू कांट लीव अनटिल द मीटिंग इज ओवर, कि तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक मीटिंग जो है वो ओवर ना हो जाए। तो ये यहाँ पे किस चीज़ की बात कर रहा है? ये बता रहा है कि मीटिंग अगर 9 बजे ओवर होती है ना, तुम 9 बजे से पहले नहीं जा सकते। तो ये एक टाइम की इसने शर्त रख दी है यहाँ पे। आई कांट गो अनटिल ही कम्स, मैं उस वक़्त तक नहीं जा सकता जब तक वो नहीं आता। मतलब एक कोई पर्सन है, वो वेट कर रहा है किसी पर्सन का कि वो आएगा तो मैं जाऊँगा। तो जिस टाइम वो आता है, मतलब 2 बजे आता है, 3 बजे आता है, तो वो उतने बजे तक ये जो है ना, ये वहीं पे बैठा रहेगा। तो यहाँ पे क्या चीज़ छुपी हुई है? यहाँ पे टाइम की बात कर रहा है। यहाँ पे टाइम की जो है ना, उसने वो शर्त रखी हुई है। देखो, टिल और अनटिल ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है, इनमें डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक डिफरेंस इसमें होता है। जो टिल होता है ना, उसको सेंटेंस के शुरू में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। अनटिल को आप सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन टिल को आप सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये जो है हम इसको यूज़ करते हैं अनलेस और अनटिल को। अब यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया था? उसने कहा था कि अनलेस वाशिंगटन चेंजेस इट्स हार्श टोन, मतलब जब तक वाशिंगटन जो है इसको तब्दील नहीं कर लेता, अपने सख्त रवैये को तब्दील नहीं कर लेता। अब ये जो नहीं है ये अनलेस में ऑलरेडी छुपा हुआ है। तो इस तरह से ये वाला सेंटेंस जो है बना है। अच्छा, अब हम देखते हैं एम टू। एम एट और एम, इन सब में क्या डिफरेंस होता है? देखो, एम टू जो होता है ना, इसका मतलब होता है इरादा होना। इंग्लिश में देखो तो ये बनता है कुछ ऐसे, टू इंटेंट और प्लान टू डू समथिंग, मतलब आपका इरादा है किसी चीज़ के लिए या कोई काम करने के लिए। जैसे शी एम्स टू बी अ डॉक्टर, उसका जो इरादा है वो क्या है? डॉक्टर बनने का है। आई एम टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली, मतलब कोई पर्सन है उसका इरादा है इंग्लिश को अच्छे से सीखने का। दे एम टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, उनका इरादा है कि वो ये जो प्रोजेक्ट है इसको फ्राइडे तक फिनिश कर देंगे। तो ये होता है एम टू, इसका मतलब होता है इरादा होना। एम एट जो होता है इसका मतलब होता है निशाना लगाना, टारगेट करना किसी को या किसी चीज़ को। जैसे आई एम्ड एट दैट बर्ड, कि मैंने जो है ना उस बर्ड पे निशाना लगाया। अब ये निशाना लगाना फिजिकली भी हो सकता है या न्यूज़पेपर में किसी स्कीम के लिए भी
यूज़ हो सकता है। जैसे द न्यू पॉलिसी एम्स एट रिड्यूसिंग पोल्यूशन, कि जो न्यू पॉलिसी है उसका निशाना क्या है, मतलब उसका टारगेट क्या है, वो क्या करना चाहती है, वो पोल्यूशन को रिड्यूस करना चाहती है। तो ये होता है एम एट। ये फिजिकली भी हो सकता है या इस तरह से भी आपको इस्तेमाल होता जो है वो नजर आएगा। और इस केस में ये जो एम एट होगा ना, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वो उसका जो फोकस है ना सारे का सारा, वो किसके ऊपर है, इस चीज के ऊपर है। अब आगे देखें एम। अब जब ये एम की बात करें ना, इसका सिंपल मतलब क्या होता है, मकसद, गोल और पर्पस। जैसे हिज एम इज टू हेल्प पुअर पीपल, वो जो है उसका मकसद है गरीब लोगों की मदद करना। माई एम इज टू बी अ ग्रेट पर्सन, कि मैं जो हूँ, मेरा जो एम है, मेरा जो गोल है वो क्या है, एक अच्छा इंसान बनना। तो यहाँ पे ये जो एम है इसका मतलब होगा मकसद, और एम एट का मतलब होगा निशाना लगाना या किसी चीज़ को टारगेट करना या फोकस करना किसी चीज़ को। और एम टू का मतलब होता है इरादा होना या कोई इरादा करना कुछ करने के लिए। तो ये तीनों जो हैं ये आप एक दफ़ा देख लें, ताकि दोबारा अगर कभी भी न्यूज़पेपर में यूज़ हो तो आपको पता चल जाए कि यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है और क्यों यूज़ हुआ है। और जब यहाँ पे इसने यूज़ किया था, यहाँ पे इसने यूज़ किया था कि ये जो थ्रेट्स थी ये एम्ड एट ईरान थी, मतलब ये कौन इसकी थ्रेट पे थे, कौन इसके निशाने पे थे, किसके ऊपर इनका फोकस था, ईरान के ऊपर था। तो इस तरह यहाँ पे एम एट जो है वो यूज़ हुआ है। अब जहाँ से हमने छोड़ा था यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। वो कहता है वाइल, जहाँ militarily there is no parallel between the American war machine and Iran's defensive capabilities। कहता अगर इस हिसाब से देखें, मिलिटरीली का मतलब यहाँ पे क्या है, मतलब मिलिट्री को देखो, आर्म्ड फोर्सेस को देखो, तो वो कह रहा है कि कोई भी कंपैरिजन नहीं है किसके दरमियान में, अमेरिकन वॉर मशीन के दरमियान में। अमेरिकन वॉर मशीन का मतलब क्या है कि अमेरिका की जो पावरफुल एडवांस्ड मिलिट्री फोर्सेस हैं उसकी बात कर रहा है, और ईरान की डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ के, ईरान की जो अपनी सलाहियतें हैं खुद को डिफेंड करने की। तो कहता है इनके दरमियान में देयर इज़ नो पैरेलल, इनके दरमियान में कोई भी मुकाबला नहीं है। एनी आर्म्ड एंगेजमेंट वुड बी कैटास्ट्रॉफिक, कहता कोई भी आर्म्ड एंगेजमेंट मतलब कोई भी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट जो है, कोई फाइटिंग जो है, वो जो है उसका रिजल्ट जो होगा वो बहुत कैटास्ट्रॉफिक होगा, बहुत ही ग्रेट डैमेज की फॉर्म में होगा, डिजास्टर की फॉर्म में होगा, तबाही की फॉर्म में होगा। हैमरिंग द ग्लोबल इकोनॉमी, हैमर करते हुए ग्लोबल इकोनॉमी को, मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज करते हुए या बहुत ही बुरा असर डालते हुए ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, मतलब पूरी जो वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो मार्केट है, उस सब को ये डैमेज करेगा, ये वाली जो चीज़ है। अब देखो इसने ये वाला जो सेंटेंस बनाया ये इसने देयर से बनाया। देयर और इट से जो सेंटेंसेस बनते हैं वो सारे के सारे ये जो होते हैं ना, ये डमी सब्जेक्ट्स होते हैं। जो असल सब्जेक्ट होता है ना वो इसके बाद होता है, और ये जो चीज़ होती है ना उसके अकॉर्डिंग ही इसकी वर्ब सिलेक्ट होती है। अगर यहाँ पे प्लूरल होता तो यहाँ पे आर होना था, अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए यहाँ पे सिंगुलर है। तो इस चीज़ को आपने देखना है। और बिटवीन के बाद जो लगता है ना वो एंड लगता है। बिटवीन, उसके बाद हमने नेम मेंशन करना है, उसके बाद एंड लगाना है, फिर दूसरा नेम मेंशन करना है। हैमरिंग का मतलब क्या है? हैमरिंग का यहाँ पे मतलब है, आप ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा डैमेज और बहुत ही ख़राब असर। कैटास्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? कैटास्ट्रॉफिक का मतलब होता है तबाही, नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान, उसके लिए ये वर्ड यूज़ होता है। आफ्टर ऑल मतलब अगर बड़ी तस्वीर को देखें, द यूएस हैज सेवरल बेसिस एंड टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स इन द रीजन। कहता है जो यूएस है उसकी बहुत ज़्यादा बेसिस, मतलब उसके बहुत सारे जो मिलिट्री स्टेशंस हैं, जो लोकेशंस हैं, वो इस रीजन में हैं, और बहुत ज़्यादा ट्रूप्स। कहता ऑल ऑफ दिस वुड बी, ये सारी की सारी जो चीज़ें होंगी ना, विद इन द रीच ऑफ ईरानियन मिसाइल्स, ये इनकी रीच में होंगी, इनकी पहुँच में होगी। इन केस ऑफ एन अटैक, मतलब अगर कोई अटैक होता है तो इन पे डायरेक्ट अटैक होगा। तो ये सब्जेक्ट है हैज़, यहाँ पे सिर्फ पोजेशन को शो कर रहा है। पोजेशन किसकी? सेवरल बेसिस की, मतलब ये बात कर रहा है ना अमेरिका के जो कई फौजी अड्डे हैं उनकी बात कर रहा है, और किसकी? ट्रूप्स की बात कर रहा है। तो ये पोजेशन की बात कर रहा है। अब ये सब्जेक्ट है ऑल ऑफ दिस,
ये इसकी वर्ब यहाँ पे पढ़ी है। कहता दिस इज वाई, कहता यही वजह है कि द गल्फ स्टेट्स, कहता जो गल्फ स्टेट्स है ना, हैव रिपोर्टेडली, मतलब ऐसी रिपोर्ट आई है कि इन्होंने क्या किया, वॉर्न किया, खबरदार किया किसको, यूएस को, अगेंस्ट किसके खिलाफ, इन्वॉल्विंग दैम, इनको इन्वॉल्व करने के, मुलव्विस करने के, किसमें, इन एनी हॉस्टाइल एक्शन, किसी भी हॉस्टाइल एक्शन में, ऐसे एक्शन में जो कि दुश्मनी भरा है, किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ, ईरान के खिलाफ। फिर कोमा, कहता वाइल, जहां रशिया जो है हैज ऑल्सो रेज द अलार्म, उसने जो है खतरे की घंटी बजा दी है। रेज द अलार्म का मतलब क्या, खतरे की घंटी बजा देना, मतलब इसने भी अपना कंसर्न जो है वो शो कर दिया है। दिस इज वाई का मतलब क्या, इसका मतलब यही होता है कि यही वजह है कि, या आप ये कह लो कि इस वजह से, दिस इज वाई, इस वजह से। ये सब्जेक्ट है, ये जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है। अगेंस्ट लगा के हम ये बताते हैं किसके खिलाफ, ये अगेंस्ट प्रपोजिशन होती है, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये उसके बाद इसकी वर्ब है, हैज रेज्ड। अब इसने यहाँ पे वर्ड यूज किया था हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अग्रेसिव, अनफ्रेंडली, मतलब दुश्मनी भरा। आप ये समझ लो। अब वो कह रहा है एनी इंस्टेबिलिटी, मतलब किसी भी किस्म की इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब है किसी भी किस्म की ट्रबल, किसी भी किस्म की प्रॉब्लम, मतलब किसी भी किस्म का मसला इन द वाइडर रीजन वुड ऑल्सो हैव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज। वो क्या रखेगा, वो मनफी असरात रखेगा, किसके लिए, फॉर पाकिस्तान, पाकिस्तान के लिए। फिर कॉमा, कहता ब्रिंगिंग एन अदर वॉर टू इट्स बॉर्डर्स, लाते हुए एक दूसरी जंग को इसकी सरहदों के पास, इसके बॉर्डर्स के पास। तो ये सब्जेक्ट है हमारा, ये यहाँ पे इसकी वर्ब लगी हुई है, और उसके बाद ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज लगी हुई है यहाँ पे। मतलब इसका अगर आप सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस देखें ना, तो कौन सी चीज़ है, यही इंस्टेबिलिटी है। यही चीज़ जो है ये ब्रिंग करेगी अनदर वॉर को टू इट्स बॉर्डर, इसके बॉर्डर्स के पास। कहता देयरफॉर, इसलिए द यूएस नीड्स, यूएस को ज़रूरत है टू बैक डाउन, कि वो पीछे हट जाए, एंड इंगेज ईरान विद रिस्पेक्ट, कि वो ईरान के साथ रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ इंगेज करे, बातचीत करे। वाइल, कहता जहां अमेरिका वांट्स अ कंप्लीट रोल बैक ऑफ ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, वो यही कह रहा है कि जहां अमेरिका जो है वो चाहता है कि मुकम्मल रोल बैक हो जाए ईरानियन प्रोग्राम का, मतलब ये जो प्लान है, मतलब इसको स्टॉप कर दिया जाए। कहता दिस इज़ अनलाइकली, कहता ये अनलाइकली है, मतलब इसके चांसेस जो हैं बहुत कम है। अनलाइकली का मतलब ही यही होता है कि बहुत कम चांसेस है ऐसी चीज़ जो है वो होगी। द ईरानियंस आर विलिंग टू निगोशिएट, कहता जो ईरानियंस हैं वो राजी हैं, विलिंग हैं, किस चीज़ के लिए, निगोशिएट के लिए, बातचीत करने के लिए, बट नॉट विद अ गन टू देयर हेड, मतलब इस तरह से नहीं कि उनके जो हेड है, उनके जो सर पर है, आप गन रख के उनको बोलो कि निगोशिएट करो। तो वो ये बात कह रहा है कि इस तरह से वो विलिंग नहीं है, ठीक है। वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि आप उनके हेड के ऊपर गन रखो और फिर उनसे कहो कि ओबे करे और ये सब करे। इसका मतलब क्या होता है असल में, अक्सर हम कहते हैं ना सर पे बंदूक रख के किसी से कोई काम करवाना, ये सब करवाना, इसका मतलब होता है किसी को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में लाना, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना, उसको थ्रेट देना कि वो वही करे जो आप कह रहे हो। कह रहे द फॉलोइंग वीक्स, कहता अगले हफ्ते जो है विल बी क्रिटिकल, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कैसे होंगे, सेमीकोलन लगा के बता रहा है, ईदर और का स्ट्रक्चर यूज करके। कह रहा है कि ईदर द यूएस कैन एड्रेस, कहता है यहाँ तो यूएस जो है वो डील करेगा क्राइसिस को विजडम के साथ, अक्ल और समझबूझ के साथ। कहता विच सीम्स टू बी इन शॉर्ट सप्लाई इन वाशिंगटन, कहता जो कि वाशिंगटन में बहुत कम दिखाई देती है। शॉर्ट सप्लाई मतलब बहुत कम दिखाई देती है। और रिस्क का कॉन्फ्लैग्रेशन, मतलब यहाँ ये खतरा मोल ले सकता है विद ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब इतना ऐसा खतरा जिसके आलमी नताइज होंगे, ऐसे खतरे को ये मोल ले सकता है। कॉन्फ्लैग्रेशन क्या होती है, कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको वैसे देखा जाए ना तो ये बहुत बड़ी आतिश की बात करता है, मतलब आग लगना और ये सब चीज़ों की बात कर रहा है। अब यहाँ पे जो बात कर रहा है ना, ये मेटाफोरिकली यूज हुआ है यहाँ पे। इससे मुराद ये है कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसा होगा, विद लगा के बता रहा है, ये कॉन्फ्लिक्ट होगा ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस के साथ। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है रिजल्ट्स, आउटकम्स, इफेक्ट्स, रेप्रिकशंस, मतलब इसके नताइज होंगे, इसके असरात होंगे। तो इस तरह से इसने ये एडिटोरियल कंप्लीट किया है इस पॉइंट पे, ईदर और लगा के। अच्छा, अब इसने यहाँ पे रोल बैक का इस्तेमाल किया था। अब रोल बैक क्या चीज़ होती है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ डिटेल में, उसके बाद हम इस एडिटोरियल को एंड करते हैं। देखो, एक होता है रोल आउट, एक होता है रोल बैक, और एक होता है रोल ओवर। ये सारे जो है ना आपको न्यूज़पेपर में ज़रूर नज़र आएंगे।
तो ये देख लेते हैं इनका मतलब क्या है। देखो, रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, किसी चीज़ को शुरू करना, नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। मतलब जैसे आईफोन जो है वो रोल आउट हुआ है, मतलब उसको वो नया आईफोन जो है, नया मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है, उसके लिए भी आप रोल आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई न्यू कैंपेन है, मार्केटिंग कैंपेन है, आप उसके लिए भी रोल आउट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब किसी चीज़ का शुरू करना या नई चीज़ को इंट्रोड्यूस करना। रोल बैक का मतलब होता है कैंसिल करना या टेक बैक करना, मतलब वापस ले लेना या ख़त्म करना। अच्छा, अब ये किन चीज़ों में ज़्यादा यूज़ होता है? रोल बैक जो है ना, आप किसी टैक्स पॉलिसी के साथ भी देखोगे कि वो वाली जो टैक्स पॉलिसी है उसको कैंसिल कर लिया गया, तो कैंसिल की जगह पे आप रोल बैक का इस्तेमाल देखोगे। आप रोल बैक जो है वो डिसीजन के साथ भी इस्तेमाल होता हुआ देखेंगे। मतलब जो अगर कोई कंपनी है, अगर उसने डिसीजन जो है अपना वापस ले लिया है, फॉर एग्जांपल उसने सोचा था कि पहले जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, जो कंपनी थी उसने अपने डिसीजन को वापस ले लिया। तो उसने क्या किया, रोल बैक किया। उसने अपना जो फैसला था इनकी सैलरीज को इंक्रीज करने का वो इसने वापस ले लिया, तो उसके लिए भी रोल बैक का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है रोल ओवर। रोल ओवर का मतलब होता है कंटिन्यू, मतलब किसी चीज़ का चलना, किसी चीज़ का आगे चलना, किसी चीज़ का आगे बढ़ना। अच्छा, मतलब कैसे कैसे अक्सर आपने देखा है कि कोई स्कीम है, अगर वो रोल ओवर हो गया तो मतलब वो आगे बढ़ेगी। अगर कोई मीटिंग है वो रोल ओवर हो गई है मतलब अगले दिन के लिए, तो इसका मतलब है वो अगले दिन तक चलेगी। तो इन केसेस में हम रोल ओवर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये होता है रोल आउट, रोल बैक और ये होता है रोल ओवर। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि इस आर्टिकल को आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईजी बना सकूं, आपको समझा सकूं ईजी अल्फाज में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।